आज हम लोग एनर्जी स्टोर से रिलेटेड न्यूमेरिकल एनर्जी डेंसिटी और उससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो फार्मूला आया था, एक आया था Q²/2C, ये तब अप्लाई करेंगे जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होगा, और दूसरा फार्मूला आया था U ½ CV², यानी U Q²/2C, ये तब यूज करेंगे जब बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। जब बैटरी कनेक्ट नहीं रहेगा तो Q²/2C, और जब बैटरी कनेक्ट रहेगा, बैटरी इज कनेक्टेड, तो उस केस में एनर्जी का फॉर्मूला ½ CV² यूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, क्वेश्चन छोटा सा लेते हैं कि ये दो कैपेसिटर है, ओके, और इसको आपने 12 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये आपने क्या कर दिया, 12 वोल्ट बैटरी के साथ दो कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया है। इसका कैपेसिटेंस आप मान के चलो 4 माइक्रोफैराड, और इसका भी कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। कितना है? इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड और इसका भी कैपेसिटेंस कितना है? 4 माइक्रोफैराड, और बैटरी का वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आप सबको पता है कि एनर्जी सिस्टम का पता करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होगा। ये दोनों किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में कैसे ऐड होता है? 1/C इक्विवेलेंट ऐड होता है 1/C1 + 1/C2। याद है सर। क्लियर है? तो इस बेसिस पर अगर हम सॉल्व करने जाएं, यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन का डिस्कशन करें, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चा 1/4 + 1/4। 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और ऊपर में 2, दैट इज, अगर यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें तो 4/2, दैट इज 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड, और 2 माइक्रोफैराड आ गया, और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है कितना? 12 वोल्ट। तो हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी का फॉर्मूला ½ CV²। तो हाफ को रखेंगे, C के जगह पे 2 माइक्रोफैराड है, तो 2 × 10⁻⁻6 इनटू वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 × 10⁻⁻6 जूल। एनर्जी कोई भी हो, यूनिट हमेशा क्या होगा? जूल ही होगा। ओके। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन देंगे, इस क्वेश्चन में एनर्जी बताना है। तो एनर्जी बताने के लिए सबसे पहले ये क्या देखेंगे कि ये जो दोनों कैपेसिटर है वो किस में है? ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में है। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 2 + 2, दैट इज 4 माइक्रोफैराड, और वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ½ CV²। तो ½ C के जगह पे 4 × 10⁻⁻6 और 10 का स्क्वायर, तो 10 × 10 100, तो 2 2 जा 4, तो आ गया 2 × 10⁻⁻4 जूल। ओके। यानी कि अगर ऐसा कुछ पूछता है, दो कैपेसिटर है पैरेलल में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है ½ CV²। उस फॉर्मूला में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वोल्टेज दोनों क्या कर देंगे? पुट कर देंगे, देन हमारा रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद से एनर्जी डेंसिटी पर आएंगे। सपोज करिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ये है, और ये कनेक्टेड है 20 वोल्ट बैटरी से। कितना वोल्ट से? 20 वोल्ट। इसको हमने क्या कर दिया? 6 और 6 माइक्रोफैराड, और इसका हमने रख दिया 12 माइक्रोफैराड, और हमें एनर्जी बताना है पूरे सिस्टम का। तो एनर्जी बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते वक्त ये ध्यान में देना बहुत जरूरी है कि ये दोनों कैपेसिटर किसमें है? पैरेलल में है। ये 6 और ये 6 किसमें है?
पैरेलल में है, क्लियर है। ये एकदम आमने सामने है तो ये दोनों एक दूसरे में पैरेलल में है। तो पैरेलल में कैसे ऐड हो जाता है, डायरेक्ट 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस सर्किट को शॉर्ट कर लेंगे और ये कनेक्ट कर दिए 20 वोल्ट बैटरी के साथ। ये आपका 12 हो गया और ये भी आपका 12 माइक्रोफैराड हो गया। अब ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में कैसे निकल जाएगा, डायरेक्ट दो का अगर निकालना हो ना सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। दो का निकालना है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, तो 12 into 12 अपॉन 12 प्लस 12, तो 144 अपॉन 24, तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 6 माइक्रोफैराड। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, हाफ CV²। तो हाफ C के जगह पे 6 into 10 का पावर -6 और वोल्टेज के जगह पे 20 into 20, तो 2 3 जा 6, तो ये 2 2 जा 4, 3 जा 12 into 10 का पावर -4 जूल। ओके, तो एक बार हमारा जो टॉपिक है वो है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली करेंगे क्या, तो लिखेंगे द एनर्जी डेंसिटी in an electric field is defined as the energy stored per unit volume, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी को सपोज करो कि हमने यूडी से दिखा दिया, तो इसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, और नीचे में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या, हाफ CV², और वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। एरिया इनटू लेंथ, अगर किसी चीज का एरिया दिया है उसके लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम हमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अब आपको पता है क्या कि C के जगह पे पुट कर देंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और V के जगह पे पुट कर देंगे ED का स्क्वायर और A इंटू D। अब थोड़ा सा समराइज इसको करते हैं, हाफ A एप्सिलॉन नॉट D इंटू E² D² अपॉन A इंटू D। ध्यान से सुनिएगा, इसको एक स्टेप और लेकर आते हैं, A एप्सिलॉन नॉट E² D² अपॉन ये D नीचे आ जाएगा तो AD² हो जाएगा। तो D² से D² कैंसिल आउट हो गया, A से A कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा कितना बचा एनर्जी डेंसिटी, हाफ एप्सिलॉन नॉट E², हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्लियर है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV² और वॉल्यूम को क्या करेंगे, एरिया को प्लेट के सेपरेशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर मैंने क्या किया है, C के जगह पे पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है उसका वैल्यू हमने पुट कर दिया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और ये भी रिलेशन हम लोग पढ़े हैं, V इज इक्वल टू E इंटू D। तो V के जगह पे E और D पुट कर दिए, तो अगले स्टेप में जब स्क्वायर करेंगे तो E² D² हो जाएगा, जो कि यहाँ पर क्लियर है, E² D²। अब मैंने क्या किया, इस D को नीचे लेकर आए, तो इस D को नीचे लेके आइएगा तो क्या हो जाएगा, AD² हो जाएगा। क्लियर है। और ऊपर में A एप्सिलॉन नॉट E² D² और ये 1/2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इस A से इस A को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, ये D² से D² कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बच क्या गया, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। एनर्जी डेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। क्लियर है। एक बार इस पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी
find the energy density due to an electric field 3 into 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एनर्जी डेंसिटी बताना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप बोलोगे कि सर आपने अभी एक फॉर्मूला कराया था क्या, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो हाफ हो गया, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 का पावर -12। तो यहाँ पर ये ध्यान देना था ई स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है 3 into 10 का पावर 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 10 का पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का पावर 8 आएगा। यानी कि अगर इस 2 से 9 को कट करेंगे तो 4.5 आएगा। श्योर है। अब क्या करेंगे कि 8.85 into 4.5 एक साथ रख लेंगे और 10 का पावर -12 into 10 का पावर 8 यानी कि 10 का पावर -4 जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे 8.85 into 4.5। क्लियर है? ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना है। टॉपिक है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। इसको ऐसे बोलना है कि अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर को प्लेस किया गया तो कंडक्टर के अंदर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा। और ये बात हमें पता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है इनसाइड द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। उसका हम लोगों को डिटेल में भी जानना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए, इसमें एक कंडक्टर को प्लेस कर दिया। अब सबको पता है कि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस होता है, यानी होगा क्या कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस करेंगे, जैसे इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या किए प्लेस किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कंडक्टर के फ्री चार्जेस पे फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा। तो आपको लास्ट क्लास में बताया गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, और निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज पे बात किया जाए फोर्स का तो वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और निगेटिव चार्ज पे बात किया जाए तो वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो मूव करके इस वाले फेस पर आ जाएंगे फील्ड के डायरेक्शन में, और जो निगेटिव चार्ज है वो इस फेस पर आ जाएगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया हमारा राइट वाले फेस पे और निगेटिव चार्ज आ गया लेफ्ट वाले फेस पे। तो पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ होता है। तो इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के वजह से इस कंडक्टर के अंदर में एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा जिसको बोला जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा था, इधर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किधर एग्जिस्ट कर रहा था, तो जब अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा ये, दैट इज 0। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, तो आप बोलोगे कि सर इन दोनों का डिफरेंस कैसे 0 हो सकता है। तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, जो कि पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज के तरफ जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है, बट डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है।
तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, और कैंसल आउट करने की वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is constant inside the conductor. Electric potential is constant inside the conductor. Suppose करो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने किसी कंडक्टर को रखा हुआ है, तो उस कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके पीछे क्या रीजन है? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया था E इज इक्वल टू dV अपॉन dr। अभी थोड़ा देर पहले मैंने ये बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो ये क्या हो गया? जीरो हो गया। जीरो इज इक्वल टू dV बाई dr। एक बात बताओ, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। तो अब dV बाई जीरो का 1 होता है। जीरो का नहीं, जीरो का होता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और dV बाई dr इज इक्वल टू जीरो। इट मींस क्या होगा कि ये जो V है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तभी उसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। यानी कि हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू dV बाई dr। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है? जीरो होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो तभी होगा जब ये V क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि क्लियर हो गया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी कि यहां भी देखो तो सेम वैल्यू, यहां भी देखो तो सेम वैल्यू, यहां भी देखो तो सेम, फिर यहां मतलब इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आप बात करोगे सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा रहेगा। तो इसका एक चीज और निकल के आता है कि जब सब जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? अगर यहां भी V है और यहां भी V है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? जीरो होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। जैसे डेल्टा V जीरो हुआ तो वर्क भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि इसमें किसी तरह का कोई वर्क डन नहीं होगा। क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, यानी देयर इज नो एक्सेस चार्ज इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर के अंदर किसी तरह का कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता, यानी कि किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज वहां पर नहीं होता है। उसके लिए कैसे डिस्कस करेंगे? एक्स्ट्रा चार्ज का मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं होता है, इसका मतलब क्या? जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा? निगेटिव होगा। एक्सेस चार्ज किसी तरह का नहीं होगा। तो उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले करेंगे देयर इज नो एनी एक्सेस चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, यानी कि किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर में किसी तरह का कोई एक्सेस चार्ज नहीं होगा। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा इसको। एक स्फीयर ले लिए और फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया गया था गॉसियन सरफेस, याद होगा गॉस लॉ में। तो उसके लिए क्या करेंगे कि सरफेस के सटे एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है बट एक्चुअल में ये सरफेस से क्या होगा? सटा हुआ होगा। आप सबको पता है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। और ये भी पता है क्या सर? गॉस लॉ से E डॉट dA इज इक्वल टू Q in by epsilon naught। Q in क्या होता था? टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो अब एक बात करते हैं
EDA यानी EA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0। तो 0 इंटू A इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। आप एक बात बताओ, Q इनसाइड का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा कि नहीं होगा? 0 इंटू A 0 और ये मल्टीप्लाई करके Q इन का मतलब 0, यानी कि टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस क्या हो गया? 0 हो गया। इससे क्लियर पता चल गया कि किसी तरह का कोई एक्सिस चार्ज कंडक्टर के अंदर में नहीं होता है। गॉस लॉ का एप्लीकेशन किया मैंने। एक स्फीयर के सटे हुए सरफेस से इंटीरियर पार्ट में मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया और हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है। तो EA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो E का वैल्यू क्या है? 0 है। तो 0 इंटू A 0 हो जाएगा इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इन क्या हो गया? 0 हो गया। ओके, यानी कि इसके अंदर में किसी तरह का कोई एक्सेस चार्ज नहीं है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल to the surface of conductor. Electric field is always normal to the surface of conductor. ध्यान दीजिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होता है तो क्या होगा? यहाँ पे तो बोला गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ऐसा होता है, बट अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? कि मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल मतलब कि परपेंडिकुलर सरफेस पे नहीं है, कुछ एंगल बना रहा है। एक बात बताइए, कुछ एंगल बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कि कुछ एंगल बना रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा सरफेस ऑफ कंडक्टर पे, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना कंपोनेंट ब्रेक होगा? दो कंपोनेंट ब्रेक होगा, एक टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक नॉर्मल के डायरेक्शन में। यानी कि एक सरफेस के टेंजेंट के डायरेक्शन में और एक सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में। तो जो टेंजेंट वाला डायरेक्शन होगा ना, वो चार्ज पे फोर्स लगाएगा। चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने की वजह से चार्ज डिस्प्लेस होगा। फोर्स लगाने की वजह से चार्ज क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। यानी कि फोर्स भी लग रहा है और उसके डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। इट मींस कुछ ना कुछ वर्क होगा, जो कि गलत है। अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे कि वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, देन आपको ये बोलना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल नहीं होगा, किसी तरह का एंगल बना रहा होगा, तो उसका दो कंपोनेंट ब्रेक होगा। एक कंपोनेंट जो ब्रेक होगा टेंजेंट के डायरेक्शन में और दूसरा जो कंपोनेंट ब्रेक होगा वो नॉर्मल के डायरेक्शन में। टेंजेंट और नॉर्मल के डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक होगा। तो टेंजेंट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि सरफेस पे जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उन पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करने की वजह से वर्क डन आएगा, जो कि स्टैटिक कंडीशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि स्टैटिक कंडीशन में वर्क डन ऐसे पॉसिबल नहीं। क्लियर है? ओके।